हेलो दोस्तों, वेलकम टू फिजिक्स स्कूल। ये इस चैनल की फर्स्ट वीडियो है जिसमें हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन का लेक्चर 1 कवर करेंगे। उससे पहले मेरा इंट्रो तो बनता है ना। तो मैं हूं जशन अरोड़ा एंड मैंने क्लियर किया था नीट 2025 विद अ स्कोर ऑफ 554 एंड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 10,573। एंड अभी मैं एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में हूं इन इंदिरा गांधी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नागपुर। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ एमबीबीएस, कहाँ फिजिक्स। तो इसका आंसर तो आपको आने वाली वीडियोस में पता चल ही जाएगा। एंड फिर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूट्यूब पे जब ऑलरेडी इतने बड़े बड़े एजुकेटर्स का कंटेंट फ्री में अवेलेबल है तो आप लोग मुझे क्यों ही फॉलो करेंगे। तो इसका आंसर सिंपल है। देखो, जिस फेज से आप अभी हो ना, मैं उस फेज से ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। एंड मुझे पता है कि एक एस्पिरेंट को कहाँ पे डाउट्स आते हैं, कंफ्यूजन्स आती हैं, कहाँ पे डीमोटिवेशन फील होता है। इनफैक्ट जब मैं अपनी नीट की प्रेप कर रहा था तब मुझे भी ऐसे बहुत से टॉपिक्स में डाउट आते थे जिनका नॉर्मली कोई भी फैकल्टी अपनी क्लासेस में डिस्कस नहीं करती। एंड मैं नहीं चाहता कि वैसी सेम कंडीशन आपके साथ भी हो। एंड मुझे पता है कि किस चैप्टर को किस सीक्वेंस से पढ़ने से ज़्यादा अच्छे से याद होता है, ज़्यादा अच्छे से रिटेंशन रहता है एंड न्यूमेरिकल्स को कैसे कॉन्फिडेंस से सोल्व किया जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं आज मोशन इन स्ट्रेट लाइंस, जिसको हम मोशन इन वन डायमेंशन भी बोलते हैं या फिर रेक्टिलिनियर मोशन भी बोलते हैं। एंड आज हम डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो के स्टार्टिंग के कुछ मिनट्स में हम थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे, जिससे आगे न्यूमेरिकल्स जो सोल्व करेंगे उसमें हेल्प मिलेगी। तो हम करेंगे डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, पोजीशन क्या होती है एंड रेस्ट एंड मोशन का क्या कंसेप्ट है। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से। इसको आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक अपनी स्टोरी बताता हूँ। तो जो मेरा घर है ना, और मेरा स्कूल जो था, वो एक स्ट्रेट रोड पे था। ठीक है, एक स्ट्रेट रोड कनेक्ट करती थी मेरे स्कूल को एंड घर को। अब जैसे ही मेरे स्कूल की छुट्टी होती थी ना, तो मैं डायरेक्टली घर नहीं जाता था। मैं इधर उधर घूम के जाता था। जैसे पहले मैं अपने दोस्त के घर पे चला गया। दोस्त के होने के बाद फिर मैं और मेरा दोस्त साथ में घूमने जाते थे, कोई खाने पीने चले गए, कोई शॉप वगैरह पे। एंड उसके बाद इधर उधर घूमने के बाद मैं अब फाइनली अपने घर पे पहुंचता था। तो यही जितनी दूरी मैंने कवर करी ना अपने स्कूल से अपने घर तक की, इसी को ही क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। समझ आया। अब क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, एक दिन मेरी मम्मी को पता चल गया कि बेटा बिगड़ रहा है। तो उसके बाद भाई मैंने कसम खा ली कि डायरेक्टली स्कूल से अपने घर ही जाना है, सीधी रोड से जो मेरे स्कूल को और घर को कनेक्ट करती थी। तो उसके बाद मैं इस रास्ते से जाने लगा। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना आसान था। ठीक है, एक और एग्जांपल से एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे ये एक रेक्टेंगुलर बाउंड्री है। ठीक है, रेक्टेंगुलर बाउंड्री है ये। एक मान लो आप एक टॉप व्यू है एक घर का छत का व्यू है। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो मैं जा सकता हूँ ऐसे, ए से बी तक। इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, एक्चुअल पाथ लेंथ मैंने कवर करी, टोटल पाथ जो मैंने कवर किया, इसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस। और एक मेरे पास मेथड है ऐसे जाने का, डायरेक्टली ए को बी से जो स्ट्रेट लाइन जोड़ रही है उसके थ्रू। इसको क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। समझ आया। जो पहला पाथ था वो था डिस्टेंस, एंड दूसरा पाथ जो मैंने कवर किया वो था डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब दूसरे केस में ना आपको लगेगा कि डिस्प्लेसमेंट है, एक्चुअली में डिस्टेंस भी है। इस केस में बी वाले केस में डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल है। ठीक है, बी वाले केस में से है, क्योंकि ए से बी वाला डिस्टेंस भी कह सकते हैं।
एक्चुअल पाथ लेंथ है ना, जो पाथ लेंथ कवर किया है उसको डिस्टेंस बोलते हैं। जैसे ए वाले केस में ये था डिस्टेंस, और बी वाले केस में ये था, और इसको डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं क्योंकि शॉर्टेस्ट पाथ था और एक स्ट्रेट लाइन थी ए से बी जोड़ने वाली। अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होती है एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड, एक्चुअल पाथ जो कि कवर्ड है। मैंने स्कूल से अपने घर तक जाने में जितना भी पाथ कवर किया इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? शॉर्टेस्ट पाथ, पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन कौन सी होती है? जहां से अपने स्टार्ट करते हैं। जैसे इस केस में इनिशियल पोजीशन क्या थी? स्कूल। एंड फाइनल पोजीशन क्या थी? घर। इनिशियल से फाइनल के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ को अपने क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। जो कि कैसी होती है? एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन। ठीक है। अब बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटीज होती हैं। आपने नाइन्थ और टेंथ में पढ़ रखा होगा स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से क्या मतलब है? जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मेरा स्कूल जो है वो मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है, तो ये क्या है? डिस्टेंस। ठीक है। ओनली मैग्नीट्यूड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि इसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होती है। जैसे मेरा स्कूल मेरे घर से 2 किलोमीटर दूर है इन नॉर्थ की डायरेक्शन, 2 किलोमीटर इन नॉर्थ की डायरेक्शन। इसको क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। और इसकी डायरेक्शन किस तरफ होती है? डायरेक्शन जो होती है इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ, इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन से स्टार्ट करेंगे और फाइनल पोजीशन पे पहुंचेंगे, और इनिशियल से फाइनल की तरफ डायरेक्शन ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। ठीक है। अब क्या होता है? डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए ना, कैलकुलेट अगर करना है तो अपने को पाथ का आइडिया होना चाहिए। पाथ जो कवर किया है ना, पाथ कवर जो किया है उसकी अपने को दूरी पता होनी चाहिए कि कितना पाथ कवर किया है, टोटल पाथ जो कवर किया है। ठीक है। तो डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए पूरा पाथ अपने जैसे ऐसे ऐसे करके गए, तो ये क्या है? इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, फाइनल पोजीशन। तो ये पूरा पाथ जो कवर किया है ना, पूरा पाथ कवर किया है, इसी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा? इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, पोजीशन के बीच में ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो एंड मेजर इट, मेजर इट। जैसे इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन इस तरफ गए, तो स्ट्रेट लाइन जो है इसको क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब बात करते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट होती है ना, उसको एक और मेथड से कैलकुलेट करा जा सकता है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, जिसको डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। डेल्टा मतलब चेंज एंड एक्स मतलब पोजीशन, तो चेंज इन पोजीशन को ही अपने क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट। एग्जांपल जैसे 0,0 ये ओरिजिन है, मैं पहले खड़ा था 2,0 पे, और फिर मैंने अपनी पोजीशन चेंज कर ली 4,0 तक, मैं इस पाथ पे गया। ठीक है। तो चेंज इन पोजीशन क्या आएगी? 4 i कैप, डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा? 4 i कैप माइनस 2 i कैप, मतलब 2 i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 2 i कैप।
जहाँ पे आई कैप जो होगा वो डिनोट करता है डायरेक्शन को, ठीक है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्लस एक्स एक्सिस, ठीक है, यही था। और डिस्टेंस को टोटल पाथ पता होना चाहिए, तभी अपने कैलकुलेट कर सकते हैं फाइनल पोजीशन या इनिशियल पोजीशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, या फिर स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। एक और बात, इंपॉर्टेंट बात है ये वाली, डिस्टेंस कैसा होता है, एडिटिव इन नेचर, एडिटिव होता है इन नेचर। अरे बॉस, ये एडिटिव का क्या मतलब है, बताता हूँ। एडिटिव का क्या मतलब है, जैसे मैं अपने घर से, होम से स्कूल गया और मैंने कवर किया 2 किलोमीटर, फिर मैं स्कूल से वापस घर आया 2 किलोमीटर, ये इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन था, और सेकंड कंडीशन में ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो मैंने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 4 किलोमीटर। कैसे, 2 + 2 किलोमीटर, समझ गए, इतना ही था एडिटिव इन नेचर। मतलब डिस्टेंस ऐड होता रहता है टाइम के साथ, जितना आप ट्रेवल करोगे उतना वो बढ़ता रहेगा, यही है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ये केस नहीं है, डिस्प्लेसमेंट नॉन एडिटिव होता है, नॉन एडिटिव। कैसे, सेम एग्जांपल लेते हैं, कॉपी किया, ठीक है। इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन 2 किलोमीटर दिया, होम से स्कूल, एंड स्कूल से होम इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ 2 किलोमीटर दिया। इस केस के अंदर क्या हुआ, जो इनिशियल पोजीशन थी ना और फाइनल पोजीशन लास्ट में सेम हो गई, समझ रहे हो ना। वापिस मैं घर से निकला और फाइनली घर पे ही आ गया, तो मेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन क्या होगी, सेम होगी, जिसके कारण पोजीशन इक्वल टू फाइनल पोजीशन, जिसके कारण, एक मिनट, फाइनल पोजीशन सेम होगी, जिसके कारण जो डेल्टा एक्स था ना वो जीरो हो गया, डेल्टा एक्स जीरो हो गया, मतलब डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, ठीक है, समझ रहे हैं ना। ऐड नहीं होता टाइम के साथ, अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, जीरो, क्योंकि फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन सेम है। आगे चलते हैं। अब एक और बात देखते हैं। डिस्टेंस जो होता है ना, जीरो हो सकता है। मैं अपनी चेयर पे बैठा हूँ और मैं कहीं गया ही नहीं, अपनी चेयर पे बैठा रह गया पूरे दिन, तो डिस्टेंस क्या हो गया, जीरो। और डिस्टेंस जीरो हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है। पॉजिटिव कैसे, मैंने यहाँ से, मैं अपने घर से अपने स्कूल में गया तो डिस्टेंस पॉजिटिव हुआ क्योंकि बड़ा टाइम के साथ। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव, जीरो हो सकता है या फिर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता। ये आपने सुना है कि -7 किलोमीटर डिस्टेंस है या -2 किलोमीटर डिस्टेंस है, नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है, कैसे होएगा, या तो जीरो या फिर पॉजिटिव। लेकिन डिस्प्लेसमेंट के साथ ये केस नहीं होता, जीरो भी हो सकती है। जीरो इन केस ऑफ मैं कहीं गया ही नहीं, कहीं पे बैठा रह गया, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम है, या फिर पॉजिटिव हो सकते हैं, सेम वही। अगर मैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस या पॉजिटिव वाई एक्सिस के अंदर गया तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, या फिर नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है, नेगेटिव भी हो सकता है। और पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो है डिनोट करेगा डायरेक्शन को, करेगा डायरेक्शन। पॉजिटिव वाला प्लस एक्स एक्सिस प्लस वाई एक्सिस या प्लस जेड एक्सिस, और नेगेटिव वाला -x एक्सिस -y एक्सिस या फिर -z एक्सिस, ठीक है, डायरेक्शन। आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस टाइम के साथ डिक्रीज नहीं होता, नेवर डिक्रीज विद टाइम, टाइम इधर इंक्रीज और सेम, इंक्रीज रहेगा और सेम। एक्सप्लेन करता हूँ कैसे। होम से स्कूल गया, डिस्टेंस क्या हुआ मेरा, मैंने 2 किलोमीटर कवर किया, फिर मैं वापस आया 2 किलोमीटर चल के, टोटल डिस्टेंस 4 किलोमीटर, टाइम के साथ क्या हुआ, बड़ा हुआ। लेकिन एक केस और हुआ था, तो ये वाला केस कौन सा हो गया, इंक्रीज का। एक केस और रख सकता था, मैं होम से स्कूल गया और फिर मैं वापस घर पे आया ही नहीं, तो क्या हो गया, इंक्रीज सेम रह गया,
क्या हो गया, सेम रह गया, 2 किलोमीटर ही रह गया। इस केस के अंदर इंक्रीज हुआ था और इस केस के अंदर सेम रह गया, 2 किलोमीटर। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट जो हो सकती है, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट कैन इधर इंक्रीज और डिक्रीज विद टाइम, इंक्रीज और डिक्रीज और रिमेन सेम। कैसे बताता हूँ? जैसे ये होम से स्कूल गया 2 किलोमीटर, इस केस के अंदर मेरे टाइम T1, मेरे मान लो कि मेरे को T1 टाइम लगा होम से स्कूल जाने में, T2 टाइम लगा स्कूल से होम में जाने में। ठीक है। T2 टाइम लगा स्कूल से होम में जाने के लिए। तो T1 टाइम के अंदर तो क्या हो रहा था, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज कर रही थी। क्या कर रही थी? इंक्रीज कर रही थी। लेकिन T2 टाइम के अंदर क्या था, T2 टाइम के अंदर क्या हुआ था, डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रही थी। ठीक है। क्योंकि मेरी इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन पास में आ रही थी। क्यों? बिकॉज इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कमिंग क्लोजर। चलो सर, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही थी, डिक्रीज हो रही थी। ठीक है, समझ आ गया ना? यही था बस डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट। और बात करते हैं यूनिट की। यूनिट पता ही है आपको क्या होती है? जो भी अपने मैग्नीट्यूड के आगे लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, यूनिट। कॉमनली इसकी मीटर होती है, ऐसा यूनिट। ऐसा यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट वो वाली यूनिट जिसको अपने न्यूमेरिकल्स के अंदर यूज करते हैं सोल्व करने के लिए, उसको ऐसा यूनिट बोलते हैं। और इसकी यूनिट कौन सी थी, मीटर। और इसकी यूनिट भी क्या होती है, मीटर। ऐसा। बाकी और भी होती है, किलोमीटर, अदर यूनिट्स हैं। ठीक है, किलोमीटर हो गया, सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, एक्सेट्रा। सही, ठीक है। ये था डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट, खत्म हो गया। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, जो कि एक स्ट्रेट लाइन होता है। डिस्टेंस हमेशा टाइम के साथ इंक्रीज करेगा, या फिर हमारे पास टाइम के साथ एक एक बार इंक्रीज होने के बाद कांस्टेंट हो जाएगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज भी कर सकती है, डिक्रीज भी कर सकती है और कांस्टेंट भी रह सकती है। ठीक है। और डिस्टेंस कैसे स्केलर क्वांटिटी है, जिसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी जिसके अंदर डायरेक्शन भी होती है फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पोजीशन। और डिस्टेंस एडिटिव इन नेचर हो सकता है, एडिटिव इन नेचर होता है। और डिस्प्लेसमेंट होती है नॉन एडिटिव होती है। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो डिस्प्लेसमेंट सब्ट्रैक्ट होने लग जाएगी। ठीक है, यही था। अब बात करते हैं अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का होता है। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस से क्या मतलब है? एक ऐसा सिस्टम या फिर ऑब्जेक्ट जो कि एक्सप्लेन करता है मोशन ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट। एक्सप्लेन करता हूँ क्या है ये। देखो, जैसे आप मान लो कि आप इधर खड़े हो। ठीक है, एक, और एक इधर से बस जा रही है, बस जा रही है जिसके अंदर 2 पर्सन है, बी और सी। अब एक तो आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये बस है। ठीक है। अब देखो, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके लिए बी जो होता है मोशन के अंदर है, बी इज मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको लग रहा है कि बी जो रहा है वो दूर जा रहा है। ठीक है, बी दूर जा रहा है बस से। ठीक है, बी जो रहा है दूर जा रहा है, आपको लग रहा है विद रिस्पेक्ट टू ए। लेकिन सी के लिए क्या है, सी इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू बी। क्योंकि बी और सी की जो पोजीशन है ना, वो एक दूसरे के लिए चेंज नहीं हो रही। समझ रहे हो ना? चेंज नहीं हो रही, वो साथ में ही चल रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है, आप खुद को इमेजिन करो ना, आप एक बस में बैठे हो और आपके साथ साथ वाला एक बस में बैठा है। तो आपको क्या लगेगा, आपके साथ वाला भी रेस्ट पे ही है, क्योंकि आपकी और उसकी पोजीशन सेम चेंज हो रही है।
लेकिन अगर कोई बस के बाहर पर्सन खड़ा है तो उसको क्या लगेगा, आप बस के अंदर बैठे हो और दूर जा रहे हो। तो एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया आपका, और एक हो गया बस के अंदर वाले बैठे वाले पर्सन का। ठीक है, क्योंकि आप दोनों मोशन को एक्सप्लेन कर रहे हो दूसरे पर्सन के लिए। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वाला कंडीशन से होगी। अब बात करते हैं अपने पोजीशन क्या होती है। पोजीशन, पोजीशन कहते हैं लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। मान लेते हैं ये ओरिजिन है, 0,0 पे ओरिजिन है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसकी पोजीशन है, उसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है 2,0। तो ये इसकी पोजीशन है। ठीक है, ये इसकी पोजीशन है। बस इतना ही, ये पोजीशन का था लोकेशन, ऑब्जेक्ट की लोकेशन ओरिजिन से, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में लोकेशन क्या है उसका पोजीशन। ठीक है, इतना ही था। पोजीशन पढ़ के ही समझ आ रहा है पोजीशन का मतलब है। ठीक है, अब अपने देखते हैं रेस्ट एंड मोशन का क्या कंसेप्ट है। रेस्ट एंड मोशन, देखो, अगर पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रही है विद टाइम, टाइम, तो उसको अपने क्या बोलेंगे, मोशन के। जैसे अगर मैं पहले खड़ा था 2,0 पे, अब मैं 4,0 पे चला गया, तो टाइम के साथ पोजीशन क्या होगी मेरी, चेंज हुई। तो मैं कैसा हूँ, मोशन के अंदर हूँ, तभी चल कर गया ना, चल कर कैसा मोशन। पोजीशन चेंज नहीं हो रही टाइम के साथ, नो चेंज, नो चेंज विद टाइम, विद टाइम। तो मैं कैसा हूँ, रेस्ट पे, अपनी चेयर पे बैठा हूँ, हिला ही नहीं, मतलब रेस्ट में। ठीक है, अब आपको एक और कंसेप्ट बताता हूँ, सेम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर एग्जांपल यूज किया था। ए, बी, सी। आप मान लो कि आप बाहर खड़े हो बस के, बस जा रही है आगे की तरफ, आपको क्या लगेगा, बी और सी मोशन में, बी एंड सी आर इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ए। आपको लगेगा कि बी एंड सी दूर जा रहे हैं बस के अंदर बैठ के, क्योंकि वो मोशन में है। लेकिन बी जो होता है इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू सी। सी को क्या लगेगा कि बी तो मेरे साथ ही बैठा है, रेस्ट में ही है, पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। मतलब क्या है, रेस्ट पे, पोजीशन चेंज नहीं हो रही उसके रिस्पेक्ट में, रेस्ट पे। समझे, इतना ही था। मतलब अब मैं एक लाइन लिखूंगा, उसका फिर मीनिंग बताता हूँ। रेस्ट एंड मोशन जो होता है आर रिलेटिव क्वांटिटीज, रिलेटिव क्वांटिटीज, नॉट एब्सोल्यूट, नॉट एब्सोल्यूट। इसका क्या मतलब है सर, इसका मतलब ये है कि रेस्ट है आपके लिए कुछ और है, लेकिन उसके लिए कुछ और है। क्या बात बोल दी भाई मैंने, आपके लिए कुछ और है, आपके लिए वो मोशन में है, लेकिन उसके लिए कुछ और है, उसके लिए वो रेस्ट में है। समझे, लिख देता हूँ, आपके लिए कुछ और है, लिए कुछ और है, और है, और उसके लिए कुछ और है, कुछ और है। आपके लिए कुछ और है और उसके लिए कुछ और है। आपके लिए वो मोशन में है और सी के लिए वो रेस्ट में। यही है रिलेटिव का मतलब। रिलेटिव मतलब फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है, मोशन में भी हो सकता है, रेस्ट में भी हो सकता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड होता है। एब्सोल्यूट का क्या मतलब होता है कि सबके लिए सेम है, सबको इक्वली दे रहे हैं। लेकिन मोशन एंड रेस्ट होता है, रिलेटिव क्वांटिटीज होती है, एब्सोल्यूट क्वांटिटी नहीं होती। अब एक और लाइन लिख रहा हूँ, नथिंग इज दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स, इन दिस यूनिवर्स इज एट एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन।
इस यूनिवर्स में एब्सोल्यूट रेस्ट या फिर मोशन में कोई भी नहीं है। आपके लिए कोई चीज रेस्ट हो सकती है, किसी और के लिए वही चीज मोशन में हो सकती है, इसलिए ये एब्सोल्यूट नहीं होता। ठीक है, ये हमारा थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट को लेकर। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस, क्योंकि फाइनली अपने को एग्जाम में क्वेश्चन ही करने हैं, तभी हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट इन 1D मोशन? 1D मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन या रेक्टिलिनियर मोशन। समझते हैं। ए से बी तक मैं गया, और ए से बी तक मैं गया। मान लो ए के पॉइंट से 0,0 और ये x,0। ठीक है, मैं ए से बी तक गया। इस केस के अंदर डिस्टेंस जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि फाइनल पोजीशन जो है x है एंड इनिशियल पोजीशन 0,0 है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के अंदर गया हूं मैं। टोटल पाथ लेंथ भी एक स्ट्रेट लाइन है और डिस्प्लेसमेंट एक स्ट्रेट लाइन है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? इक्वल। इनका रेशियो क्या हो जाएगा? 1। दूसरी कंडीशन, ए से बी तक गया मैं एंड फिर मैं बी से सी तक गया। इस बात को समझना ना आप। ए से बी तक गया फिर बी से सी तक गया, कि ये जो बी से सी वाली लाइन है ना, ये इसी लाइन के ऊपर लाई कर रही है ए से बी तक। ये मैं समझाने के लिए आपको ये लाइन मैंने नीचे ड्रॉ करी है। ठीक है, ऐसा ही है ये ऐसा ही है। ए से बी तक गया, ए से बी गया, फिर बी से सी में आया। तो ये ऐसी कंडीशन है। ठीक है, समझना, ये समझने के लिए मैंने नीचे लाइन बनाई है। इस कंडीशन में ये 0,0 और ये x,0, और इसको मान लेते हैं y,0 या b,0। ठीक है, b,0 लिख लो, b,0। तो इस केस के अंदर देखें तो डिस्प्लेसमेंट तो कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट, और डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 0 से x और फिर x - b। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा? पहले मैंने कितना कवर किया? x कवर किया, प्लस फिर मैंने कवर किया b से c, मतलब x - b, x - b। समझ गए ना कैसे? ये था b और ये टोटल था x। ये टोटल क्या था? x। तो ये कितना हो जाएगा? x माइनस का b। ठीक है, x प्लस एक्स माइनस का b। और डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो मेरी कितनी हो जाएगी? फाइनल पोजीशन है b माइनस का 0 इक्वल टू में b। तो इस केस के अंदर मेरी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो डिस्टेंस से कम है, डिस्टेंस जो होता है वो ज्यादा है डिस्प्लेसमेंट से। तो रेशियो क्या आ जाएगा? ग्रेटर देन 1, मे बी ग्रेटर और इक्वल टू 1। ठीक है, अगर ये उल्टा होता, अभी तो डिस्टेंस बाय डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 है। अगर ये उल्टा होता, डिस्प्लेसमेंट बाय डिस्टेंस पूछा होता, बाय डिस्टेंस, तो ये लेस देन और इक्वल टू 1। समझे ना? आसानी था, इतना टाइम नहीं लगा ना, ये तो मैंने समझाने के लिए आपको इतना टाइम लगाया। एग्जाम में हाथ वहाथ सोल्व करने से सॉल्व करो। व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस इन स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन? ये वही कंडीशन होगी, ये वाली कंडीशन। डायरेक्शन चेंज ही नहीं करी, स्ट्रेट लाइन के अंदर चलते गए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन। स्ट्रेट लाइन के अंदर चलते गए विदाउट चेंजिंग डायरेक्शन, तो डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज्ड, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में अपने क्या कहेंगे? एग्जांपल से देखते हैं। 0,0 है, पहले मेरी पार्टिकल की लोकेशन 2,0 थी, इनिशियल पोजीशन। एंड फाइनल पोजीशन की बात करें तो मान लो 4,0 की। ठीक है, पोजीशन चेंज हुई तो डिस्टेंस भी कवर किया मैंने। डिस्टेंस कितना कवर किया? 2 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट भी मैंने कितनी कवर की? 2 i कैप मीटर। ठीक है, तो क्या है, दोनों जीरो नहीं हो सकते, क्योंकि देखो, अगर पोजीशन चेंज हो गई मतलब ऑब्जेक्ट मूव किया है, और मूव किया है तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस क्या होगी?
ठीक है, पोजीशन चेंज हो गई, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन चेंज है। और अगर पोजीशन चेंज है तो चेंज इन पोजीशन क्या आएगा, जीरो नहीं हो सकता। चेंज इन पोजीशन कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो इफ पोजीशन चेंज। इफ पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज हो रखी है इसलिए डेल्टा एक्स जीरो नहीं हो सकता, तो बोथ कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव किया होगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या दे रखा है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है फ्रॉम ए से डी तक। एक पार्टिकल ए से डी तक गया, उसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कवर करनी है। डिस्टेंस तो मैंने आपको बताया था, क्या होता है, टोटल पाथ कवर। टोटल पाथ कवर मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इक्वल टू में 5 मीटर प्लस 6 मीटर प्लस 11 मीटर। तो कितना हो गया, सॉरी 3 मीटर, 11 नहीं 3 मीटर है। तो 6 5 11 + 3 14 मीटर। 14 मीटर क्या हो गया डिस्टेंस। यूनिट का ध्यान में रखना, ठीक है, यूनिट का मीटर के अंदर दे रहे हैं, मीटर में आएगा। डिस्प्लेसमेंट, देखो डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, या तो चेंज इन पोजीशन करो या फिर एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करो इनिशियल से फाइनल पोजीशन की तरफ। तो इनिशियल पोजीशन है ए, फाइनल पोजीशन है डी, स्ट्रेट लाइन क्या हो जाएगी ये। अब अपने पाइथागोरस से राइट एंगल ट्रायंगल बना के सोल्व कर देंगे। कैसे करेंगे देखो, ये हो गया ए, ये हो गया डी। ए से बी तक था 5 मीटर। अब सी से डी को मैं नीचे ले आया, कितना हो जाएगा 3 मीटर। और ये वाली लाइन कितनी है, 6 मीटर। ठीक है, ये ऐसे है देखो, ये वाली चीज को मैं इधर ले आया और ये वाली चीज को मैं इधर ले आया। ठीक है, ये किया मैंने, समझे। अब मेरे को पाइथागोरस लगानी है, ये कितना हो जाएगा 8 मीटर, और ये कितना हो जाएगा 6 मीटर, 6 मीटर का स्क्वायर, और ए बी का स्क्वायर इक्वल टू में 8 स्क्वायर प्लस 6 मीटर का स्क्वायर 64 प्लस में 6 36। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 100, और ए बी का स्क्वायर आ गया 100। सॉरी ए डी है, ये डी है ना, ए से डी, तो ए डी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, ए डी कितना हो जाएगा 10 मीटर, समझे। तो डिस्टेंस क्या आ गई 10 मीटर, डिस्टेंस भी निकाल दिया और डिस्टेंस भी निकाल दिया। आगे चलते हैं, स्टेटमेंट वन स्टेटमेंट टू। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी है, ऑब्वियसली। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्टेंस टोटल पाथ लेंथ को देखता है, और डिस्प्लेसमेंट स्ट्रेट लाइन जो कि शॉर्टेस्ट पाथ होती है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन को देखता है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट है सेम यूनिट, सेम यूनिट है, सही है। सेम यूनिट कौन सी होती है, मीटर, मीटर। ठीक है, डायमेंशन अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं डायमेंशन क्या होती है, लेकिन ध्यान रखना लेंथ की डायमेंशन जो होती है ना। अब डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट लेंथ को मेजर करते हैं, उनकी डायमेंशन क्या होती है, एल। डायमेंशन क्या होती है, एल। एक बार ध्यान में रखना बस, जब यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ाई पढ़ेंगे तब ये भी हो जाएगा। तो बोथ आर करेक्ट। आगे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अच्छा सवाल है ये वाला, देखो सेम वही है। ये एक ऑब्जेक्ट बाहर खड़ा है, मतलब एक पर्सन बाहर खड़ा है, एक ट्रेन के अंदर एक बस है जो आगे जा रही है जिसमें दो पर्सन है। अब ए के रिस्पेक्ट में बी और सी की डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, चेंज हो रही है। बी जो है मोशन के अंदर है, मतलब पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज विद रिस्पेक्ट टू बी की पोजीशन जो हो रही है वो चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू ए, मतलब इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, डिस्प्लेसमेंट हो रही है। लेकिन सी जो होता है उसकी पोजीशन जो होती है नोट चेंज विद रिस्पेक्ट टू ए, नोट चेंज विद रिस्पेक्ट टू बी। बी के रिस्पेक्ट में सी की लोग जो पोजीशन है वो चेंज नहीं हो रही, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, नहीं कर रहा। तो इस एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो क्या करें, डिस्प्लेसमेंट हो रही है, और दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या करें कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। ये मैं बी और सी और बी की जगह बी और सी लिख देते ना। ए तो कह रहा है कि बी की डिस्प्लेसमेंट हो रही है,
लेकिन सी क्या कह रहा है कि बी की डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही। कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? तो इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस तो नहीं है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करती है। एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रही है, दूसरा कह रहा है नहीं है, तो ये तो गलत है। सेम डिस्टेंस के लिए है। डिस्टेंस एक कह रहा है कि डिस्टेंस मूव कर रहा है तो डिस्टेंस तो चेंज होएगा, मतलब डिस्टेंस कवर कर रहा है। और सी क्या कह रहा है कि बी डिस्टेंस नहीं कवर कर रहा क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हो रही। तो ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन। ये अच्छी स्टेटमेंट है। मान लो 0,0 इधर था, 2,0 इधर है, 4,0 इधर है। अब क्या हो रहा है, एक ऑब्जेक्ट था, एक बॉल इधर से इधर की तरफ गई, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू में डेल्टा एक्स इक्वल टू में 2 मीटर। ठीक है। लेकिन अगर मैं करूं ओरिजिन को मैं एक स्टेप आगे बढ़ा दूंगा, 1,0 पे मैं ओरिजिन को ले आऊंगा, तो 0,0 1,0 पे आ गया। 2,0 जो था वो क्या हो जाएगा, 1,0। एंड जो 4,0 था वो क्या हो जाएगा, 3,0। एक एक पोजीशन मैंने ओरिजिन को आगे ले आया था। पहले इसके बीच और इसके बीच का जो डिफरेंस था वो 2 यूनिट्स का था। लेकिन अब मैं ओरिजिन को आगे ले आया 1,0 पे, तो 1,0 पे ले आया, तो ओरिजिन और जो इनिशियल पोजीशन था उसके बीच का डिफरेंस क्या हो गया, 1 यूनिट का। और जो फाइनल पोजीशन और ओरिजिन के बीच का डिफरेंस पहले था वो 4 यूनिट्स का था, अब कितना हो जाएगा, 3 यूनिट्स का। तो डिस्प्लेसमेंट तो अभी भी देखो इक्वल टू में डेल्टा एक्स इक्वल टू में 3 माइनस का 1 इक्वल टू में 2 मीटर। डिस्प्ले से पहले भी 2 मीटर थी, अभी भी 2 मीटर ही है। तो डिस्प्लेसमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये तो गलत है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सॉरी ये सही है, ये क्या है, सही है। चॉइस ऑफ ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करती। ओरिजिन पहले ही था, मैंने चेंज किया, तो डिस्प्लेसमेंट क्योंकि चेंज इन पोजीशन है, ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगी। पोजीशन का चेंज ओरिजिन पे डिपेंड नहीं करेगा। फॉर पार्टिकल मूविंग को पैराबोलिक पार्ट डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन दिस इज, ये भी सही है। कैसे? ये तो हो गया डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस पैराबोलिक पाथ में, और ये जो होगी ये होगी डिस्प्लेसमेंट। तो ज्यादा क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है, ज्यादा डिस्प्लेसमेंट से। तो सी एंड डी आर करेक्ट, ओनली सी एंड डी आर करेक्ट। ठीक है। आगे, रेस्ट ऑफ अ बॉडी इज रिलेटिव टर्म। आके एक्सप्लेन किया ही था आपको वो वाले डायग्राम से। एक पर्सन बाहर खड़ा है और दो बस के अंदर है। तो बस वाले के लिए तो जो साथ वाला है वो रेस्ट में है, लेकिन बाहर जो खड़ा है उसके लिए बस वाला मोशन में है। तो रिलेटिव टर्म है, ये तो पता ही है। मोशन ऑफ बॉडी में भी एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट हो ही नहीं सकता। एक के लिए रेस्ट में, उसके लिए कुछ और है, तुम्हारे लिए कुछ और है और उसके लिए कुछ और है। ठीक है। तो एज करेक्ट बस, डिजाइन स्पोर्ट्स। अब देखो, अब ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। देखो डिस्टेंस तो मैं सीधा ही बता देता हूँ, कैन नॉट बी कैलकुलेट। कैलकुलेट, मुझे क्या पता वो स्ट्रेट लाइन के अंदर गया है, पैराबोलिक पाथ में गया है, सर्कुलर पाथ में गया है, कुछ नहीं कर सकते डिस्टेंस का। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो फाइनल पोजीशन माइनस का इनिशियल पोजीशन। ऑब्जेक्ट रीच कर रहा है 2 8 - 2 - 90 फ्रॉम इतना। तो फाइनल पोजीशन कितना है, 8 - 2 - 19, इनिशियल पोजीशन इतना है, थ्रू इतना। इसका कोई लेना देना नहीं है। क्या लेना देना है, बीच में कोई भी पॉइंट है, मेरे को क्या लेना देना। मेरे फॉर्मूला में फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन रखनी है बस। फाइनल पोजीशन 8 i कैप -2 j कैप -19 k कैप, जिसमें आई जो होता है एक्स को डिनोट करता है, जे जो होता है वाई को डिनोट करता है, के जो होता है वो जेड एक्सिस को डिनोट करता है। माइनस का इनिशियल पोजीशन क्या है, 2 i कैप माइनस +6 j कैप +9 k कैप। चेंज क्या आएगा, 6 i कैप -8 j कैप -28 k कैप। डिस्प्ले ये कैसी है, वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म, अगर हम मैग्नीट्यूड निकालना है तो अंडर रूट लेंगे, 6 स्क्वायर 36, 8 स्क्वायर 64 +28 का होल स्क्वायर।
ये क्या हो गया, मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड। ये मोड का साइन क्या डिनोट करता है, मैग्नीट्यूड डिनोट करता है, ठीक है। तो मोड मैग्नीट्यूड देख लिया, ठीक है। आगे चलते हैं। पोजीशन वेक्टर दे रखा है आर इक्वल टू में 3 i कैप प्लस 4 टी का स्केयर जे कैप माइनस टी का क्यूब के कैप। डिस्प्लेसमेंट निकालनी है 1 सेकेंड टू 3 सेकेंड। तो कैसे निकालेंगे, वही फाइनल पोजीशन 3 सेकेंड पे, इनिशियल पोजीशन 1 सेकेंड में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फाइनल पोजीशन क्या आएगी, 3 i कैप प्लस 4 3 का स्केयर जे कैप माइनस 3 का क्यूब, ठीक है। तो क्या आ जाएगी, 3 i कैप प्लस 3 9 18 27 36 जे कैप 27, ठीक है। ये तो होगी फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन की बात करें, 1 सेकेंड पे क्या हो जाएगी, 3 i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 1 के कैप। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 का i कैप से 3 i कैप कट जाएगा, 36 - 4 तो 32 जे कैप एंड -26 के कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गई, अगेन ये कौन सी है, वेक्टर फॉर्म। पोजीशन टाइम इक्वेशन दे रखी है x इक्वल टू में टी का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 12। मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है कितने में, 2 सेकेंड में। 2 सेकेंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में तो अपने को दे रखा था 1 सेकेंड से 3 सेकेंड के बीच का निकालना था। इस क्वेश्चन में अपने को डायरेक्ट 2 सेकेंड दे दिया, तो अपने 0 से लेके 2 सेकेंड तक का निकाले। 0 सेकेंड में इनिशियल पोजीशन कितनी थी, 12 i कैप, 12 i कैप, क्योंकि ये 12। फाइनल पोजीशन निकालेंगे 2 सेकेंड पे, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 12 कितना आ जाएगा, 2 स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 12 20 i कैप। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 8 i कैप, 8 i कैप, ठीक है। ओ सॉरी, मैग्नीट्यूड निकालना तो क्या आ जाएगा, 8 मीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। पहले क्या था, पोजीशन टाइम इक्वेशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करना था डिस्प्लेसमेंट को कैलकुलेट करने के लिए। इसमें डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन है, डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दे रखी है एक्स इक्वल टू में टी का स्क्वायर प्लस 2t प्लस 12। सीधा टाइम का वैल्यू पुट कर देंगे 2 सेकंड में, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा 2 × 2 = 4 प्लस 4 प्लस 12, डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी, 20 मीटर। क्योंकि डायरेक्टली डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन दी थी, पोजीशन को चेंज करना ही नहीं था, क्योंकि पोजीशन टाइम थोड़ी थी, डिस्प्लेसमेंट टाइम थी। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बाय यूजिंग द गिवन ग्राफ। ग्राफ दे रखा है, उससे अपने को डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है। अगेन डिस्टेंस को नहीं कैलकुलेट कर सकते, नोट कैलकुलेटेड। क्यों नहीं कर सकते सर, देखो कोई भी डाटा नहीं दे रखा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये पाथ तो दे रखा है, इसमें पाथ दे रखा है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कोई डाटा ही नहीं है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। डिस्टेंस तो नहीं कैलकुलेट कर सकते, लेकिन डिस्प्लेसमेंट, फाइनल पोजीशन देखो इसमें शायद वो रह गया, ये वाली इनिशियल पोजीशन है, ऐसे गया, ठीक है, और ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन की बात करें तो क्या है, 10 i कैप, सॉरी, फाइनल पोजीशन क्या है, 10 i कैप, और इनिशियल पोजीशन क्या थी, 10 j कैप। तो डेल्टा एक्स कितना हो जाएगा, 10 i कैप -10 j कैप, ठीक है, वेक्टर फॉर्म के अंदर, वेक्टर फॉर्म। और अगर मैग्नीट्यूड देखें तो 10√2, तो कितना आ जाएगा, 10√2 मीटर, समझे। हम्म। अच्छा, इसको देख के एक और चीज पता चल रही है कि कौन से क्वाड्रेंट के अंदर ये वेक्टर जो है, ये कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। अब देखो ये प्लस एक्स एक्सिस है, और ये माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस वाई एक्सिस है, ये माइनस वाई एक्सिस है।
10 आई कैप, ये हो गया 10 और प्लस 10, और ये जो होगा 10,0, इसकी बात करें तो क्या देगा, ये देगा -10,0 +10,0 -10,0, तो ये जो होता है ना ऐसे है, ये 10 मूव टू कैसा, साउथ ईस्ट है, साउथ, साउथ और ईस्ट के अंदर लाई कर रही है, ये होगी साउथ वाली डायरेक्शन, और ये कैसे होगी, ईस्ट वाली डायरेक्शन, तो साउथ ईस्ट है, 10 रूट टू साउथ ईस्ट। पूछा तो यहाँ तक ही था, ये तो मैंने वैसे बता दिया आपको, ठीक है। अब आया भाई इंपॉर्टेंट टर्म्स, कौन सा, कैरम बोर्ड वाले प्रॉब्लम, जो कि जनरली टफर माने जाते हैं। एक ट्रिक बताऊंगा, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखो, स्ट्राइकर हिट कर रहा है मिडल ऑफ आंसर, एक साइड से, मिडल से यहाँ से स्ट्राइकर को हिट किया, ये हिट करने के बाद ऑपोजिट साइड पे स्ट्राइक कर रहे हैं, एंड उसके बाद होल के अंदर जा रहे हैं, ये होल है, यहाँ पे चला गया। इलास्टिक सरफेस अज्यूम कर रहे हैं अपने, सरफेस इलास्टिक है, मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा। अब इलास्टिक सरफेस से दो मतलब है, एक तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, और दूसरी बात, जिस एंगल पे टकराएगा उसी एंगल से रिबाउंड करेगा, ठीक है। ये है इलास्टिक का मतलब, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा, और जिस एंगल से टकराएगा उसी से वापस आएगा। लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा होगा 9th के अंदर। कंप्लीटली स्मूथ, और स्ट्राइकर का सरफेस कंप्लीटली स्मूथ है, कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा। पहली कंडीशन क्या दे रखा है, नो एनर्जी लॉस, एनर्जी लॉस, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्लियर है, डिस्प्लेसमेंट तो कितनी है, इतनी है। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच में, इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन के बीच का स्ट्रेट लाइन कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू में, तो कितनी है, a/2, a/2 है डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि कैरम बोर्ड की साइड कितनी दे रखी है, ए दे रखा है, और ये a/2 डिस्टेंस निकालता है। देखो, अब ये वाली जो साइड है ना, नीचे वाली, ये नीचे वाली साइड यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, यहाँ से मैंने स्ट्राइकर को हिट किया और ये गया ऊपर, ठीक है। अब मैंने क्या किया, जिस साइड पे हिट किया वहां पे मैंने एक मिरर लगा दिया, मिरर लगा दिया, ये क्या हो गया, मिरर, मिरर, जिस साइड पे हिट करेगा वहां पे अपने एक मिरर लगा देंगे। हिट करने के बाद क्योंकि ये नीचे जा रहा था, इमेज किससे बनेगी इसकी, ऐसे ऊपर, और फाइनली ये होल के अंदर जाके गिर गया, ये होल मैंने यहाँ पे बना दिया, ये क्या हो गया, होल। अपने पास एक राइट एंगल तैयार हो चुका है, राइट एंगल ट्रायंगल तैयार हो चुका है, जिसकी ये वाली साइड जो है कितनी है, 2a, 2a कैसी है, ए ये वाला, इतना ए और इतना ए, तो कितना हो गया 2a, और ये कितना है, a/2। पाइथागोरस निकालेंगे, अपने पास डिस्टेंस आ जाएगा, ठीक है। डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, डिस्टेंस कैसे हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू में √4a² प्लस a²/4, तो कितना हो जाएगा, √17a²/4 इक्वल टू में a/2 √17, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितनी थी, a/2, और डिस्टेंस कितना आ गया, a/2 √17। तो पहले क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट a/2, और डिस्टेंस क्या हो गया, √17 a/2। आसान था। अब ये वाला थोड़ा टफ है उससे, इसको देखते हैं कैसे। सेम वही है, कुछ नहीं दे रखा तो अपने इलास्टिक कोलिजन मानेंगे, और फ्रिक्शन नहीं है तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं होगा। ये हमारे पास क्या दे रखा है, मिडल से, a/2 से मैंने स्ट्राइकर को हिट किया, और वो इस साइड पे जाके टकराया, जहां पे हिट किया वहां पे मैंने क्या लगा दिया, मिरर। उसके बाद क्या कर रहा था, ये इधर जा रहा था, तो इसकी इमेज किधर बनेगी, ऐसे, ठीक है। और इसके बाद किधर जा रहा था, ऐसे करके जा रहा था, और फाइनली ऐसे करके जा रहा था, तो इसका कैसे बनेगा, ऐसे, एंड फाइनली कैसे, ऐसे। अब यहाँ पे हिट किया, तो यहाँ पे मैंने क्या लगाया, एक मिरर, जिससे ये जो था, ये ऊपर इमेज क्रिएट करेगा एंड हिट करेगा इधर, ठीक है। एंड फिर ये वाला था, तो ये ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे हिट किया, यहाँ पे एक मिरर लगाया, इमेज कैसे बनेगी, ऐसे, और फाइनली किधर चला जाएगा, ये छेद में। कितनी कोलिजन हुई थी, फर्स्ट कोलिजन, सेकंड कोलिजन, थर्ड कोलिजन, एंड फाइनली होल में।
फर्स्ट कोलिजन होगी, सेकंड होगी, थर्ड होगी, फोर्थ होगी। क्लियर हो गया? अपना मेन गोल क्या है? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है जिससे अपने डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो देखो, फाइन इनिशियल पोजीशन ये, फाइनल पोजीशन ये, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगी? क्या आ जाएगी? A/2। डिस्प्लेसमेंट तो A/2 आएगी। डिस्टेंस देखते हैं क्या है। देखो, ये कितना है? ये कितना है? A। और ये भी कितना है? A। इस साइड से देखो ना, ये A, ये देखो, ये A और ये भी A। तो ये पूरा कितना हो गया? 2A। 2A। इसका देखते हैं ये कितना है। ये कितना है? A/2। ये कितना है? ये है A। और ये भी कितना है? A। तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 2A+A/2, और 5A/2। 5A/2। पाइथागोरस आएंगे। डिस्टेंस इक्वल टू में, डिस्टेंस इक्वल टू में अंडर रूट, अंडर रूट 2A का स्क्वायर मतलब 4A का स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर 25, A का स्क्वायर बाय 4। एक तो ये लगाया और एक ये लगाया। ठीक है, अब कैलकुलेट करेंगे तो 4 स्क्वायर 16, अंडर रूट 16 A का स्क्वायर प्लस 25 A का स्क्वायर, 25 A का स्क्वायर बाय 4। टोटल कितना हो जाएगा? अंडर रूट 25 + 16, 6 5 11, और 2 1 3 41, 41 A का स्क्वायर बाय 4। तो A अंडर रूट 41/2। ये क्या होगा? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ही हो गई, डिस्टेंस भी हो गया। और अच्छा, इससे अपने को थीटा निकालना था और दिशा नहीं आया। थीटा क्या था? ये वाला एंगल, ये थीटा है। ठीक है, तो अ, ये तो हो गया अपना टू पार्ट डिस्टेंस। फर्स्ट बात है थीटा। थीटा कैसे निकालेंगे अपने? सॉरी, टेन थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपॉन योर बेस इक्वल टू में 2A डिवाइडेड बाय 5A/2। 5A/2, तो A से A कटा एंड 4/5। तो थीटा क्या आ जाएगा? tan−1 4/5। थीटा क्या? tan−1 4/5 एंड डिस्टेंस A अंडर रूट 41/2। समझ गए? आसान था ना? जहां पे हिट करेगा वहां पे एक मिरर लगाना है, एंड और अपना मेन गोल क्या है? एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनाना, जिसे अपने पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे एंड काम खत्म करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है वैसे ही है ये, क्या नाम बोला? इस केस के अंदर क्या है? थीटा और डिस्टेंस निकालना अपने को। अच्छा, ये A/3 है यहाँ पे। ठीक है, इसमें A/3 है ये। देखो, ये एक साइड है। A/3 से मैंने क्या किया? स्ट्राइक हिट किया। इधर जाके ये टक्कर खाई, मिरर लगा दिया। मिरर लगा दिया। ठीक है, उसके बाद कैसे था? उसके बाद ये इधर जाएगा एंड फाइनली इधर जाएगा। मिरर लगा दिया तो ये इधर जाएगा एंड फिर इधर जाएगा। ठीक है, यहाँ पे टक्कर खाई, एक और मिरर लगा दिया। इसकी इमेज, ये वाली इमेज कैसे जाएगी? ऊपर की तरफ, एंड फाइनली किधर जाएगा? होल में। फाइनली होल के अंदर जाके गिर जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो गया? ये भी ए, ये भी ए। तो टोटल कितना हो जाएगा? 2A। और ये A/3 और ये ए, तो 4A/3 ये टोटल। ठीक है, 4A/3। ठीक है, अब अपने को क्या करना है? एक थीटा, ये थीटा, टेन थीटा इक्वल टू में 2A डिवाइडेड बाय 4A/3 इक्वल टू में 2A इंटू में 3/4A। ए से ए गया 2, ये 4, तो 3/2। 3/2। 3/2 गलत हो गया है कुछ, वापस देखते हैं। ये A/3 स्ट्राइक किया, स्ट्राइक किया ए, स्ट्राइक किया A/3 पे, इमेज इधर बनी, एंड ये से क्या?
फिर एक और मिनट लगाया तो ऊपर ही में चली गई ए, और ये भी ए, और ये जो था ये भी कितना था ए, तो 8/3 तो 4a/3, और ये जो है 2a, 2a डिवाइड बाई 4a/3, टेन थीटा 2a डिवाइडेड बाई 4a/3, 6a/4a, 2 3 6, 2 3 4, 3/2, tan इनवर्स 3/2 आ रहा है, वर्स 3/2। हम्म 3/2, शायद ऑप्शन पे गलती है। थीटा जो tan इनवर्स 3/2 आ रहा है, एक बार मैं कंफर्म कर लूंगा ना, बाद में नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। अभी तो थीटा tan इनवर्स 3/2 आ रहा है, एंड डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगी, तो 2a/3, 2a/3। और डिस्टेंस की बात करें, पाइथागोरस लगाएंगे, अंडर रूट 4a² 4a² प्लस 16a² अपॉन में 9, तो ये हो जाएगा 36 प्लस 16, ये प्लस 16a² डिवाइडेड बाई 9 अंडर रूट, ये हो जाएगा 42 और 52। 52 a² बाय 9, ठीक है, अंडर रूट 52a/3, तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस। एक बार मैं इसको ऑप्शन को देख लूंगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको। मेन कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया ना, जहाँ पे हिट करेगा वहां पे एक मिरर बना देना, एंड मिरर बनाने के बाद अपने को क्या करना है, वही मिरर बनाना है, और रिफ्लेक्शन के थ्रू अपने को देखना है। अगला क्वेश्चन है एक कैरम बोर्ड वाला ही, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हाई लेवल प्रॉब्लम है। कैरम बोर्ड है कीन एट द सेंटर, एक कैरम बोर्ड बनाऊंगा मैं, ये कैरम बोर्ड है, क्वीन है सेंटर पे, स्ट्राइकर से क्वीन को हिट किया, मूव टू द फ्रंट एज पे मूव की, एंड रिबाउंड एंड गोज टू द होल, रिबाउंड करेगी एंड होल में जाएगी, ठीक है, होल में चली गई। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट निकालना है कहाँ से कहाँ तक का, एक तो सेंटर से फ्रंट एज का, ए, मैं पॉइंट को मार्क कर देता हूँ, A B C। फर्स्ट ऑप्शन में क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट ए से बी का डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो निकालते हैं अपने, देखो इसको मैं साइज बड़ा करता हूँ फिर एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इस क्वेश्चन को दो तरह से किया जा सकता है, ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे करना है। ये रखता हूँ, दूसरा देखो, कुछ नहीं दे रखा तो अपने कोलिजन को इलास्टिक मानेंगे, एंड फ्रिक्शन लेस सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, जिस एंगल से टकराएगा उसी से जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू में 90 माइनस थीटा, थीटा डैश, इसको थीटा डैश देते हैं, ये थीटा डैश इक्वल टू 90 माइनस थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस का थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, देख सकते हैं। एक तो ये 90 डिग्री हो गया, और एक ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस का थीटा। अब देखो, ये जो अपने को क्या दे रखा है A/2, कैसे पता चला, क्वीन सेंटर के ऊपर है, तो ये कितना हो जाएगा A/2, एंड ये भी कितना हो जाएगा A/2। अब देखो, इसको मैं मान लेता हूँ x, और इसको मैं मान लेता हूँ A/2 माइनस का, समझे, टोटल ये टोटल कितना था A/2, इसको मान लिया x, और इसको A/2 माइनस का x। अब देखो 10, 90 माइनस का थीटा इक्वल टू में ये जो ये था ना थीटा डैश, 10 90 माइनस का थीटा इक्वल टू में थीटा डैश, ये जो थीटा डैश था इसको मैं क्या करूंगा, A/2 एक्स, A/2 डिवाइडेड बाय एक्स, A/2x, ठीक है। तो कोट थीटा इक्वल टू में A/2, कोट थीटा 10 90 माइनस थीटा को क्या लिखते हैं, कोट थीटा इक्वल टू A/2x, ठीक है। अब इस वाले में थीटा पे लगाऊंगा 10 90 माइनस का थीटा इन स्मॉल ट्रायंगल, ये इन स्मॉल ट्रायंगल है, ये छोटे ट्रायंगल में, छोटा ट्रायंगल,
टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू में ए डिवाइडेड बाय ए बाय टू माइनस का इन लार्ज ट्रायंगल, लार्ज ट्रायंगल। ठीक है, तो ए बाय टू एक्स जो होगा वो ए अपॉन में ए बाय टू माइनस का एक्स इक्वल टू में ए बाय ए माइनस टू एक्स इंटू में टू। ठीक है, समझ आए ना? इन दोनों को अपन ने फर्स्ट और सेकंड को अपने क्या किया, इक्वेट कर दिया। इन दोनों को इक्वेट कर दिया तो फाइनली अपने पास दिया आ गया। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो ए से ए गया, ए माइनस में टू एक्स इक्वल टू में फोर एक्स, तो ए इक्वल टू में सिक्स एक्स, तो एक्स इक्वल टू में ए बाय सिक्स। ठीक है, ये अपने पास फर्स्ट टर्म आ गई, एक्स इक्वल टू में ए बाय सिक्स, एक्स इक्वल टू में ए बाय सिक्स। अब अपने को क्या निकालना है, एक्स आ गया अपने पास। अब अपने को ए से बी की डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, इन स्मॉल ट्रायंगल, इन स्मॉल ट्रायंगल, ट्रायंगल एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाय टू का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर प्लस ए बाय टू का होल स्क्वायर इक्वल टू में ए बी, ए बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अपना ए बी क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय फोर, और एक्स अपने पास कितना है, एक्स अपने पास ए बाय सिक्स, तो ए का स्क्वायर बाय थर्टी सिक्स प्लस ए स्क्वायर बाय फोर। अब इसको सोल्व कैसे करेंगे, देखो इंटू नाइन, इंटू नाइन, नीचे डिनोमिनेटर को मैंने सेम करना है ताकि मेरी कैलकुलेशन आसान हो सके। टेन ए का स्क्वायर बाय थर्टी सिक्स, तो मैं क्या करूंगा, ए बाय सिक्स अंडर रूट टेन। तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी कितना हो गया, ए से बी कितना हो गया, ए बाय सिक्स अंडर रूट टेन। ठीक है, सिक्स अंडर रूट टेन, खत्म। दूसरे पार्ट पे चलते हैं, डिस्प्लेसमेंट बी से सी तक का, डिस्प्लेसमेंट बी से सी तक का, से सी तक का कैसे निकालेंगे, ए बाई टू माइनस का एक्स, ए बाई टू माइनस का ए बाई टू माइनस का एक्स अंडर रूट का स्क्वायर प्लस में, प्लस में ए का स्क्वायर, ए का स्क्वायर अंडर रूट लेंगे इक्वल टू में अपने पास आ जाएगा बी सी, लार्ज ट्रायंगल के थ्रू पाइथागोरस लगाया, लार्ज सॉरी, जो लार्ज ट्रायंगल है ना उसके अंदर मैंने पाइथागोरस लगाया। तो ए बाई टू माइनस का ए बाई सिक्स कितना हो जाएगा, सेम वही थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए, तो थ्री ए बाई सिक्स तो कितना देगा, टू ए बाई सिक्स, टू ए बाई सिक्स या फिर ए बाई थ्री, ए बाई थ्री अंडर रूट ए का स्क्वायर बाय नाइन प्लस ए का स्क्वायर इक्वल टू बी सी। तो ये कितना हो जाएगा, टेन ए का स्क्वायर बाय नाइन इक्वल टू में बी सी अंडर रूट में इक्वल टू में इक्वल टू में अंडर रूट टेन ए बाय थ्री। तो ये भी आ गया। ठीक है, पहला था ए बाय सिक्स अंडर रूट टेन और ये अंडर रूट टेन ए बाय थ्री। डिस्प्लेसमेंट बी से सी का भी आ गया, बी ए से बी का भी आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट निकालना है सेंटर से होल तक का। पहला था सेंटर से फ्रंट एज, सेंटर से फ्रंट एज ए से बी, दूसरा फ्रंट टू द होल, फ्रंट से लेके होल तक का भी निकाल दिया। अब निकालना है सेंटर से होल, तो ये सेंटर से होल का डिस्प्लेसमेंट कैसे आएगा, तो ये तो आसान है, डिस्प्लेसमेंट ए से सी का तो आसान है। कैसे निकालेंगे, देखो ये जैसे एक स्केयर है, ये स्केयर है ए साइड का, ये टोटल क्या होता है, रूट टू है, टोटल रूट टू होता है, डायगोनल, डायगोनल कितना होता है, रूट टू है, रूट टू है, डायगोनल की लेंथ कितने से, रूट टू है। तो सेंटर से टू, वन, कॉर्नर, कॉर्नर डायगोनल का हाफ कर देंगे, डायगोनल का रूट टू है डिवाइडेड बाय टू, तो कितना ए बाय रूट टू, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगी, ए बाय रूट टू, क्योंकि अपने को तो यही निकालना था ना सेंटर से तक। ठीक है, ए बाय तो कर देख लेते हैं। फर्स्ट का आंसर क्या आया था, ये वाले का आया था अपना ए बाय सिक्स रूट टेन, ए बाय सिक्स रूट टेन। फ्रॉम फ्रंट टू द होल की बात करें तो कितना आया था अपना, अंडर रूट टेन,
अंडर रूट 10 a/3 और सेंटर टू होल a/√2। ठीक है, समझ आया ना आपको? ये वाला भी क्वेश्चन हो गया, आसानी था ये वाला क्वेश्चन तो। अब ये वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है। नेक्स्ट वीडियो में अब सेकंड पार्ट को देखेंगे डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट में, और थोड़े टफ न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। थैंक यू। और अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। थैंक यू।